झारखंड के मौसम में इन दिनों काफी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। कई महीनों में भी अच्छी खासी बारिश होने के कारण लोगों को गर्मी से बहुत राहत मिली है। वहीं झारखंड के लिए मानसून भी काफी सकारात्मक रहने वाला है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उम्मीद है कि इस वर्ष झारखंड में मानसून काफी अच्छा रहेगा। यदि मानसून आगमन की स्थिति के बारे में बात की जाए तो केरल में मानसून आने के 10 से 12 दिन बाद झारखंड में मानसून का प्रवेश होता है। संभवतः इस वर्ष 25 मई के आसपास मानसून आने की संभावना जताई गई है, जिसके अनुसार 5 से 7 जून तक झारखंड में भी मानसून प्रवेश कर सकता है, जिससे झारखंड में किसानों को काफी फायदा होगा। बात करें तो जैसा आपने पूछा कि मानसून कैसा रहेगा, तो झारखंड के लिए मानसून का पूर्वानुमान काफी सकारात्मक है और उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल भी झारखंड में मानसून काफी अच्छा रहेगा। और मानसून आगमन की स्थिति के बारे में बात की जाए तो केरल में जब मानसून आता है उससे 10 से 12 दिन के भीतर में झारखंड में मानसून आता है। और केरल में संभवतः इस बार जो मानसून आने का जो चांसेस है वो 25 तारीख के आसपास में मानसून आने की संभावना वहाँ जताई जा रही है। और अगर वो उसी लगभग में आता है तो 5 से 7 जून के अंदर में झारखंड में भी मानसून आ सकता है। और एक सप्ताह का समय लगता है मानसून को झारखंड में पूरे कवर करने में, और एक हफ्ता में झारखंड में मानसूनी हवाओं का प्रवाह होता है। तो अभी के हिसाब से स्थिति सकारात्मक है। अगर सभी जो फैक्टर्स हैं इसी तरीके से रहें तो झारखंड में इस बार थोड़ा सा मानसून पहले आ सकता है। और पहले आने से जो किसान भाई बहन हैं वो बुआई पहले कर पाएंगे, और जो मौसमी गतिविधियां हैं। गर्मी और बरसात के दिनों में डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में इससे बचने के लिए सबसे अहम समय पर फॉगिंग करना जरूरी होता है, आपको बता दें। लेकिन रांची नगर निगम के पर्याप्त मात्रा में फॉगिंग मशीन नहीं है। रांची में 53 वार्ड के लिए केवल 9 फॉगिंग मशीन निगम के पास है, वहीं जिसके कारण हर एक गली मोहल्ले में यह मशीन नहीं पहुंच पाती है। वहीं इसको लेकर रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप सिंह ने भी कहा कि अभी निगम के पास 2 तरह का फॉगिंग मशीन है। एक कोल्ड फॉगिंग है, दूसरा थर्मल फॉगिंग, जिसके कारण हर वार्ड में नहीं पहुंचा जा सकता है। इसमें हमारे पास अभी 2 तरह का फॉगिंग सिस्टम है। कोल्ड फॉगिंग हम लोग करते हैं और एक थर्मल फॉगिंग करते हैं। वर्तमान में हम लोगों ने एक असेसमेंट ये भी किया है कि हमारे पास जो 53 वार्ड्स हैं उनमें अगर हम लोग आवश्यकता आधारित फॉगिंग कराते हैं तो कितने हमारे पास मशीन्स होनी चाहिए, कोल्ड और थर्मल दोनों। तो उनका आवश्यकता आकलन करके गैप एनालिसिस भी किया गया है, और हम लोग निगम के मद या जो अन्य योजनाओं के अंतर्गत मद है उसके तहत नई फॉगिंग मशीन क्रय करने की प्रक्रिया में भी हैं। चूँकि ये एक थोड़ा सा शॉर्टफॉल हम लोग इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि मशीनों की कमी की वजह से पर्याप्त फॉगिंग नहीं हो, ये स्थिति नहीं उत्पन्न हो, वो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। वर्तमान में जितनी हमारे पास मशीनें हैं और जो हमारा क्षेत्र है उसको फिर रोस्टर वाइज और डे वाइज बना के प्रमुख क्षेत्र की जो रोडें हैं, गली मोहल्लों के जो एरियाज़ हैं, तो सबको एक रोस्टर निर्धारित करके कौन सी गाड़ी किस क्षेत्र में कब जाएगी वो शेड्यूल निर्धारित किया गया है। और झरिया के बलियापुर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भारी फर्जीवाड़ा सामने आया। 145 मृत किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की राशि डाल दी गई। इसका खुलासा तब हुआ जब बलियापुर सीओ को योजना का गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने की शिकायत मिली और भौतिक सत्यापन किया गया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष 6,000 की राशि प्राप्त करने वाले अयोग्य लाभुकों के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है। बलियापुर के अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अयोग्य लाभुकों द्वारा योजना का गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने की शिकायतें उन्हें मिली, जिस पर संज्ञान लेते हुए सीओ ने इसकी भौतिक सत्यापन करवाया। आपको बता दें, सीओ की माने तो बताया गया कि भौतिक सत्यापन के दौरान पता चला कि लगभग 145 लाभुक ऐसे हैं जिनकी मृत्यु होने के बावजूद उनके खाते में उक्त योजना की राशि जारी है। साथ ही लगभग 170 अयोग्य ऐसे लाभुक हैं जो योजना पात्र नहीं होने के बावजूद भी लाभ उठा रहे हैं, जिससे सरकार को प्रतिवर्ष 70 लाख का नुकसान हो रहा है। हम लोग समय समय पर भौतिक सत्यापन कराते हैं
जो पेंशनधारी हैं, जो पीएम किसान के लाभुक हैं या मैया सम्मान योजना का। तो अभी हमने पूरा डिटेल्ड सर्वे कराया गांव-गांव में। अभी कुछ गांव का सर्वे बाकी भी है। 46 गांव का सर्वे हुआ है, 23 गांव का सर्वे बाकी है। तो जिसमें मृतक 145 की सूची हमको मिली है, जिसको हमने खाते में होल्ड लगा दिया है, और जो भी मृत्यु के बाद की पैसा उसमें गया है उसकी वसूली की जा रही है। और 170 अयोग्य लाभुक हैं, जिसमें ऐसे हैं कि एक ही परिवार में 3-4 व्यक्ति ले रहे हैं, पति पत्नी है, तो उनके खाते में जा रहा है। तो सभी को खाता को अभी होल्ड कर दिया गया है और रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है। कितने दिन का अल्टरनेट दिया गया रिकवरी? अभी तो 15 दिनों का नोटिस दिया गया है। ऐसे ये रिकवरी भी ऑनलाइन प्रक्रिया से ही होगी। पीएम किसान में ऐसा व्यवस्था है कि लाभुक के ही आईडी में जा करके और वहाँ से हम लोग बैंक को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वहाँ से अप्रूव होने पर पैसा ऑटोमेटिक सरकार के खाते में आ जाएगी। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा होने की खबर सामने आ रही है, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल बता दूं मैम कि बलियापुर सीओ द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बड़ा फर्जी मामला खुलासा किया गया है। बलियापुर सीओ का कहना है कि शिकायत मुझे मिली थी। शिकायत के अनुसार गांव-गांव सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान कुछ ऐसे लाभुक मिले जो 145 लाभुक जो मर चुके हैं, उनके खाते में पीएम सम्मान किसान निधि की राशि आ रहे हैं। सीओ कहना आगे भी जांच चलेगी। मनोज, इस पूरे मामले पे अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है? सीओ ने अल्टीमेट 15 दिनों का दे दिए हैं कि 15 दिनों के अंदर जो भी राशि है उनको वापस किया जाए, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। बलियापुर थाना और तीसरा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। आपको बता दें, बलियापुर थाना क्षेत्र में डंके की चोट पर कोयला चोरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर अवैध कोयला धंधेबाज मालामाल हो रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के बलियापुर प्रखंड सचिव निर्मल रजवार और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कोयला चोरी पर अंकुश लगाने को लेकर बलियापुर थाना प्रभारी को लिखित भी दी गई है। इसके बावजूद कोयला चोरी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं प्रशासन से अवगत। आए दिन सड़क दुर्घटना जबरदस्त हो रहा है। कोयला गाड़ी द्वारा रात को 12 बजे के बाद चलना आदमी को मुश्किल हो जा रहा है। जहां तहां आदमी को मार के भाग जा रहा है और बड़े पैमाने पर कोयला चोरी हो रहा है। कोयला चोरी के लिए हम लोग थाना प्रभारी को लिखित भी दिए हैं, बलियापुर थाना तीसरा थाना में, और कार्रवाई करने के लिए हम लोग थाना प्रभारी को मांग भी किए हैं। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता रोड में उतरने का काम करेंगे और हम लोग 2 जगह बैरियर लगाने का काम करेंगे। अगर यदि कोयला बंदी नहीं हुआ, उस पर अंकुश नहीं लगाया गया, क्योंकि सरकार का बदनामी हम लोग करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता बर्दाश्त। कोर्ट बार एसोसिएशन कैंपस उस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब एक अधिवक्ता से मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यह घटना बार के लाइब्रेरियन प्रेम कुमार और अधिवक्ता अतुल कुमार के बीच हुई है, जिसे लेकर पूरे अधिवक्ता समुदाय में आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें, घटना के संबंध में अधिवक्ता रंजीत गिरी ने मीडिया को बताया है कि यह विवाद किसी आधिकारिक कारण को लेकर हुआ है, जो दुर्भाग्यवश मारपीट में तब्दील हो गया था। उन्होंने कहा, हमें बहुत शर्म आती है यह कहते हुए कि न्याय दिलाने वाली जगह पर अब हमें खुद न्याय के लिए सिटी थाना आना पड़ रहा है। उन्होंने इस घटना की घोर निंदा करते हुए बार एसोसिएशन की आपात बैठक बुलाकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। माहौल गर्म होने के बाद ऐसा हो जाता है कि आदमी बोल नहीं पाता उतना। किनके साथ आपके ये हो? क्या हो? किस मसले पे मार हो गया आपको? ऐसे ही अपना आपा खो के अपना गर्म नहीं दिखा रहे थे। आपा खोने के बाद तो कोई मौका नहीं चाहिए, लड़ने का कोई बहाना थोड़ी ना होता है। कुछ पुराना खुन्नस होगा, हाँ चला दिए। मतलब कुछ बोल रहे होंगे ना आपको? बातों बातों में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। कहाँ पे हुआ ये घटना? कहाँ बार पे? कैंपस में। किन बार कैंपस के अंदर हुआ और कोई वकील नहीं बचाना है आपको? वकील सब देख रहे थे। क्या घसीट के आपको मारा भी गया है? मुक्का मार रहे थे। और क्या कोर्ट फाड़ दिया? क्या हुआ है? कोर्ट फट गया। तो आप क्या करने जा रहे हैं? आप हम यहाँ प्राथमिकी दर्ज कराने जा रहे हैं। बार के पदाधिकारियों में आपस में भिड़ंत हो गया किसी की बात को लेकर और दोनों पक्ष से मारपीट हुई है। क्या किसके बीच में मारपीट हुआ? क्यों हुआ?
हमारे लाइब्रेरियन है प्रेम कुमार जी और कार्यकारिणी सदस्य अतुल कुमार जी हैं, उन्हीं दोनों के बीच लड़ाई हुई है। क्या विवाद हुआ, क्यों विवाद कुछ ऑफिशियल होगा, उसी अथी पर विवाद हुआ, बकझक हुआ और बकझक मारपीट बदल गया। क्या क्या हुआ है? सुनने की बड़ी चोट आया, कोट फाड़ दिया गया। हाँ, अतुल जी ने बताया है कि उनका कोट फाड़ दिया गया है, उनके साथ मारपीट हुई, बुरी तरह से मारा गया है, उनको खदर खदर के पीटा गया है। आगे क्या करना है? अभी अतुल जी आए हैं फायर कराने के लिए, फायर हो रही है सिटी थाना में। जी, अतुल कुमार नाम का अधिवक्ता द्वारा एक अभी आवेदन दिया गया कि कैंपस में प्रेम कुमार के द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया है और आवेदन दिया गया है। अभी हम लोग विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। माहौल गर्म होने के बाद ऐसा हो जाता है कि आदमी बीएमएस की औद्योगिक इकाई अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ का 2 दिवसीय 111वीं कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में श्रमिकों ने के ज्वलंत मुद्दे पर इन 2 दिनों में व्यापक चर्चा की गई। दूसरे दिन की बैठक कोयला नगर सामुदायिक भवन में संपन्न हुई। वहीं कोल उद्योग प्रभारी के लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि बीएमएस का उद्देश्य राष्ट्र हित, उद्योग हित और मजदूर हित है। बैठक में कल से जो चल रहा है उसमें जो कोयला उद्योग के सामने जो गंभीर समस्याएं हैं और मजदूरों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करके कोयला उद्योग को बचाना है, कोल इंडिया और बाकी जो गवर्नमेंट कंपनी से उसको बचाना है। उसमें कार्यरत जो मजदूर है उनका रोजगार भी बचाना है। अभी बहुत खतरे में जा रहा है क्योंकि स्थायी कर्मचारियों की संख्या घटते घटते 6.5 लाख एक ज़माने में रहा करता था, आज जो है 2 लाख के नीचे चले गए और ठेका मजदूरों की संख्या बहुत बढ़ते जा रहा है। आउटसोर्सिंग एमडीओ मॉडल में देना, कोल इंडिया ब्लॉक से लेके एमडीओ मॉडल में प्राइवेट वालों को दे रहे, तो इसका हम विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। और हमने सरकार और ये जो कोल इंडिया प्रबंधन से ये मांग करें, बात भी की है और मांग भी कर रहे हैं कि भाई जो डिपार्टमेंटल कर्मचारी है, स्थायी कर्मचारी, उनका प्रोडक्शन कम से कम 50% से नीचे ना हो और बाकी जो ठेका एमडीओ जो भी है वो 50% निष्पात जो है होना चाहिए। आज जो है ये 80% जो है ठेका मजदूर के द्वारा किया जा रहा है, केवल 20% बचा है। आगे वो भी घटते जाएंगे तो रहेंगे क्या? ना कोल इंडिया कंपनी रहेगा, ना कोल इंडिया यूनियंस और ना मजदूर रहेगा। इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए हमने ये तय किया कि ये इस कंपनी को बचाना का काम केवल मजदूरों का नहीं है, बाकी जनता का भी है। बैठक में पलामू लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णुदयाल राम की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त शेखर जमुआर ने सांसद, विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया है। वहीं बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिनमें से आपको बता दें सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, वहीं 15वें वित्त के तहत योजनाओं के कार्यों की प्रगति और आवंटन की समीक्षा भी की गई। बैठक में सांसद ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जांच की है। अभी तो बता दिया मैंने। दिशा की मीटिंग में पिछले मीटिंग के दरमियान जो बिंदु माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए थे उन पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। उन्हें जो प्रश्न करना था उन्होंने प्रश्न किया और कुछ विभागों पर विशेष रूप से चर्चा हुई, खास करके जल एवं स्वच्छता विभाग, दूसरा आपको पीडीएस शॉप्स के बारे में डिस्कशन हुआ, शिक्षा विभाग पर डिस्कशन हुआ, स्वास्थ्य विभाग पर डिस्कशन हुआ, विद्युत विभाग पर डिस्कशन हुआ। तो जितने भी इम्पोर्टेंट विभाग हैं उन सब पर चर्चा हुई और इसके साथ साथ जो भारत सरकार ने नया गाइडलाइंस इशू किया है दिशा की मीटिंग के लिए, उन सारे गाइडलाइंस के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। उनसे संबंधित योजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई।
बोकारो में भाजपा जिला अध्यक्ष जयदेव राय के नेतृत्व में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया है। यह विरोध बोकारो हवाई अड्डा को चालू नहीं करने के कारण किया गया। भाजपा का आरोप है कि राज्य सरकार हवाई अड्डा को चालू करने में दोहरी नीति अपना रही है और छोटी छोटी तकनीकी कामों को पूरा नहीं कर रही है जो उनके अधीन आती है। भाजपा नेता जयदेव राय ने कहा कि हेमंत सोरेन नहीं चाहते हैं कि बोकारो के लोग हवाई यात्रा करें और यह विकास विरोधी नीति का परिणाम है। बोकारो में हवाई अड्डा, बोकारो में मेडिकल कॉलेज, बोकारो में इंजीनियरिंग कॉलेज, चंदनकारी बोकारो में पड़ता है। ये तो रघुवर सरकार की देन है। रघुवर सरकार के टाइम हुआ है और केंद्र सरकार ने ही काम किया।